नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापलिल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी कर रहे डोर टू डोर प्रचार। लक्सर रुड़की रोड पर ट्रक से ट्रैक्टर की टक्कर में 25 फीट सोलानी पुल से नीचे गिरने से 2 युवकों की मौत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का काशीपुर दौरा, जनसभा को किया संबोधित। स्कूल में एक अध्यापक होने से 38 नौनिहालों का पठन पाठन अंधकार में, अभिभावकों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। हरिद्वार जिले के एक नए डीएफओ धर्म सिंह मीना और अधीनस्थ कर्मचारियों ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरना दिया और डीएफओ के ट्रांसफर की मांग की। डीएफओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि नए डीएफओ ने चार्ज संभालते ही ऑफिस के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिससे कर्मचारियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। नाराज कर्मचारियों ने सरकार से 2 दिन में डीएफओ का ट्रांसफर करने की मांग की। ट्रांसफर न होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। नए तैनात प्रभागीय वन अधिकारी धर्म सिंह मीणा द्वारा जो व्यवहार हमारे साथियों के साथ किया गया है, बहुत अभद्र है, बहुत अनैतिक है। उनके द्वारा जो तानाशाही यहाँ पे दिखाई जा रही है वो नहीं चलेगी। कर्मचारी इतना जागरूक है, हर आदमी का अपना आत्मसम्मान है। आप किसी कर्मचारी को ये बोलते हैं कि वो रिश्वतखोर है, आपको काम करने का तजुर्बा नहीं है। आज आप 2 दिन में आके सबको रिश्वतखोर बोल रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के ऊपर डेस्क कैलेंडर उठा के फेंक रहे हैं। ये तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। और हम यहाँ इस मंच के माध्यम से शासन को हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है, संविधान के नियमों में रहते हुए हम अपना काम करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हमें इसकी आज़ादी है। और हमारा एक ही मांग है कि 2 दिन, आगामी 2 दिनों के अंदर इनका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। इन 2 दिनों में हमारा कोई भी कार्यालय का कर्मचारी यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। यदि 2 दिन के बाद अगर ये सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन में बदल जाएगा, तालाबंदी की जाएगी। ऑफिस में कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं है जो कि काम नहीं करता हो। हमारा सारा स्टाफ अच्छे से काम करता है और ऐसे में हमारे अधिकारी को केवल 2 दिन हुए हैं हमारे ऑफिस में बैठे हुए, और उन्होंने सबके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया है जिसके मैंने खुद देखा है। हमारे साथ के स्टाफ जब अंदर से आए हैं डेफो साहब से मिलके, तो उनके आंखों में बिल्कुल आंसू आए थे और हमें ये लग रहा था कि इनको नहीं डांटा, सर ने हमें डांटा है। सरोवर नैनीताल में कांग्रेस ने कल एक बैठक आयोजित की, जिसमें देहरादून राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने की रणनीति तय की गई। इसी क्रम में नैनीताल की पूर्व विधायक और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 16 दिसंबर को कांग्रेस के राहुल गांधी की जनसभा देहरादून में होनी है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा से लगभग हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहुंचने की उम्मीद है। इसी क्रम में नैनीताल विधानसभा से लगभग 1000 कार्यकर्ता राहुल गांधी की रैली में जाएंगे। कुछ बना और युवाओं को है, चाहे किसानों को है, कि हम महंगाई को कम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उस पर खरा नहीं उतरी है। युवाओं को भी ना रोज़गार नहीं मिला, ना जनता की ही सुध ली। आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। इसी को देखते हुए 16 तारीख को जिस तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश पे विजय पाई थी, तो हम आज सैनिक सम्मान के रूप में 16 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की रैली है देहरादून में, उसको सैनिक सम्मान के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। और उसी रैली से हम लोगों का आने वाला 2022 का आगाज़ भी होगा और 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता के जितने भी वादे हमारे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा किए गए हैं, और आने वाले चुनाव में भी हम लोग जनता उसी को लेकर जाएगी और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी। हम सभी जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग जनता के बीच में 2022 के चुनाव में हम लोग जाएंगे। नैनीताल सीट को लेकर एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि 4.5 साल मैंने यहाँ पे कांग्रेस के डंडे झंडे उठाए हैं, कांग्रेस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की जितनी भी हम लोगों ने, चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ हो, चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो, हमने हमेशा से अपने कांग्रेस के मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। आज महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने 40% का जो एक कि हम 40% महिलाओं को यूपी में टिकट देंगे, तो यहाँ पे भी हमने मांग की है कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएं। अगर 40 नहीं तो 20% हम लोग मांगते हैं, क्योंकि यहाँ 70 सीटें हैं। यूपी और यहाँ में बहुत अंतर है,
तो हम ये चाहेंगे कि हमें यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मेरी महिलाएं आज मेरे से ही उल्टा सवाल पूछिए, दीदी आपका टिकट कहाँ से हो रहा है, आपको ही टिकट नहीं मिलेगा तो आप हमें क्या टिकट दिलाएंगी। ये सवाल प्रश्न चिन्ह उन्होंने भी छोड़ दिया। और आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व से मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मेरे को टिकट कहाँ से दिया जा रहा है। और मेरी मांग तो ये रहेगी कि मैंने नैनीताल में ही मेहनत की है और नैनीताल ही मेरा क्षेत्र भी रहा है, क्योंकि मैं यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हूँ और 2012 में मैं यहाँ पर विधायक भी रही हूँ। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर मुझे यहाँ से टिकट दिया जाएगा तो ये मेरे हित के लिए। अगर नैनीताल से टिकट नहीं, तो देखिए शीर्ष नेतृत्व पर मैंने छोड़ दिया है, लेकिन टिकट नहीं तो देखिए मैं लड़ाई अपने ही घर में कह रही हूँ कि मुझे कहाँ से टिकट देंगे। खानपुर के लंडौरा में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उमेश कुमार ने बताया कि करीब 9 साल पहले लंडौरा में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस दौरान निवर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा लंडौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज और बड़ा बिजली घर बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक दोनों सुविधाएं नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि लंडौरा क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज न बनने, रुड़की लक्सर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन न होने से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने वादा किया कि शीघ्र ही लंडौरा में सरकारी डिग्री कॉलेज, बड़ा बिजली घर और रुड़की लक्सर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर लक्सर क्षेत्र के संजय चौधरी, नसीम आदि ने उमेश कुमार की ओर से पासरापुर में पुल का निर्माण कराने के साथ कई तरह के कार्य कराए। युवा संवाद था, बुजुर्गों के साथ संवाद था, बच्चों से मिलना था। ये कोई, मैं इसको कोई जनसभा या रैली नहीं कहूँगा। मेरा मानना है कि जनता के साथ, अपने चाहने वालों के साथ संवाद किया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वन वे ट्रैफिक किसी भी देश में कामयाब नहीं है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा। ट्रैफिक हमेशा टू वे होना चाहिए और मैंने कोशिश की है कि ये टू वे ट्रैफिक बनाया जाए। हम उनकी सुने और वो हमारी सुने। मैंने जो भी काम शुरू किए वो काम थे जिनको मानवता के आधार पर भी किया जाना ज़रूरी है। आप देखिए पाशापुर के पुल का जो हमने निर्माण किया, वहाँ 13 साल का बच्चा डूब के मर गया। हमने कुड़ी नेतवाला में जो हम पुल बना रहे हैं, उस पुल के ना बनने के कारण अब तक 3 साल में 18 से ज़्यादा लोगों की कटकर मौत हुई रेत से। तो बड़ी तकलीफ़ की बातें होती, क्योंकि जब किसी इंसान को, किसी परिवार को अपने ही परिवार के किसी सदस्य के शरीर के टुकड़ों को, कटे हुए टुकड़ों को उठाकर लाना पड़े, तो आप उस घर परिवार पर सोचिए क्या बीतती होगी। तो उस पुल का निर्माण किया जाना भी बहुत ज़रूरी था। मोहनपुरा, मिलाप नगर में आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे 1-1 फुट पानी में, गंदे पानी में, मल मूत्र के पानी में तैर के पार निकलते हैं। और निकासी की समस्या, जब बरसातों में तो 4 महीने वो पूरा का पूरा इलाका डूब जाता है। तो वहाँ से पानी की निकासी की जो समस्या थी, उसका भी जो है कोई ना कोई उपाय करना ज़रूरी था। तो हमने वो चीज़ों का हल किया जो बेसिक ज़रूरतें थी लोगों की। अब सबसे बड़ी समस्या लंडौरा में जो लोगों को रोज़ देखने के लिए मिलती है, वो है लक्सर लंडौरा के बीच में परिवहन सेवा। क्योंकि यहाँ से लक्सर जाने के लिए कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो लोग इस्तेमाल करके सरकारी इस्तेमाल कर लें और चले जाएं। तो इस पे भी काम कर रहे हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी लक्सर और लंडौरा के बीच में बस सेवा भी शुरू कराई जाए। क्या है कि हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, वो उनका काम करने का अपना तरीका है, हमारा काम करने का अपना तरीका है। मेरा मानना है कि मैं विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें जनहित के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो उन्होंने आज तक दिया नहीं। आप उनका पिछले 2 दिन का विधानसभा के सत्र का उठाकर देख लीजिए कि सत्र में भी उन्होंने क्या सवाल किया। आखिरी सत्र, इस सरकार का आखिरी सत्र है, उसमें उनका सवाल क्या था कि साहब वो एक प्रशिक्षु IPS अधिकारी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। अब आप मुझे बताइए कि आप बाहुबली विधायक हैं, आप कहते हैं मैं इतना ताकतवर हूँ, एक IPS प्रशिक्षु ने अगर बदतमीजी कर भी दी तो पता नहीं क्या की क्या नहीं की, ये तो आपको और उनके बीच की बात है। लेकिन उस दिन आखिरी सत्र में इस योजना के आपको जनहित के मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। अक्सर आप देखिए जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठाए नहीं जाते जो इस क्षेत्र की। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और सेवानिवृत्त महानिदेशक वन्य जीव भारत सरकार डॉक्टर SK खंडूरी द्वारा सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत सोमवार को जिला सभागार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर बनी फिल्म का विमोचन किया गया। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत अभी तक क्रियान्वित किए गए कार्यों पर बनी पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त रेणुका देवी स्वायत्त बुनकर हथकरघा सहकारिता समिति के सदस्य को GI प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उत्तराखंड राज्य में सरकार कितना कुछ
कर पाई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गाँव में मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाएं मजदूरी से खासे परेशान हैं। मात्र 204 रुपये में दिन भर की मजदूरी ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर विभाग में कर्मचारियों को तमाम फायदे पहुंचा रही है, लेकिन मनरेगा में मजदूरी कर रहे गरीब परिवारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। उन्होंने कहा, पहाड़ में मजदूरी करना कितना कठिन है क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। जा रहे हैं जी। अरे इस हिसाब से हमारे कुछ भी दिहाड़ी नहीं है। हमें सामान कितनी महंगाई बढ़ गई है, 200 रुपए में तो तेल भी 1 किलो तेल नहीं है। रोजगार कुछ नहीं है फिलहाल, यही रोजगार कुछ नहीं है। हमें रोजगार कुछ नहीं है। हमारे आदमी भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हम भी खुद दिहाड़ी मजदूरी सब परिवार चलाते हैं। देखते होंगे इतने बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं और 200 रुपए का आता क्या है। आज के जमाने में कितनी बड़ी महंगाई हो गई है, हर चीज महंगाई का जमाना हो गया है। सब लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी देखे वहाँ और कम से कम हमारी दिहाड़ी 500 रुपए होनी चाहिए, जबकि हमारे आदमी भी बेरोजगार हैं। हम नहीं तो हमें मजदूरी करने की क्या जरूरत है। यदि हमारे आदमी के उस हिसाब से कुछ नौकरी चाकरी हो जाती है तो इसलिए हम देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं, सरों में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जायज मांग है इनकी। और यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे हैं, इनसे पूछते। आप बताएं, आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए 200 रुपए में हो जाता है क्या आपका? 200 बहुत है क्या? नहीं, 200 रुपए में कुछ नहीं हो रहा है। आज की महंगाई है हमारी, कम से कम 500 तक की होनी चाहिए। अच्छा, वैसे जब कोई और काम करते हैं उनको तो 500 रुपए मिलते हैं शायद? उनको 5-7 मिलते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों पे जो महिलाएं हैं उनकी 200 है। हम ये चाहें कि हमें 500 मिलना चाहिए। बुजुर्ग हैं, पत्थर ले जा रहे हैं, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तभी वो मजदूर करें। उनके घर में कुछ नहीं होता है। सरकार तो कहती है कि मनरेगा बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अगर वोट दिए तो हमें भी हमारी मांगे भी पूरा करें। अगर पूरी करेंगे तो हम भी वोट आपको दे सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं, ये भी कहेंगे। अच्छा, ये बता, आपका नाम क्या बता दीजिए? अच्छा, ये बताइए 200 रुपए, वैसे देख रहा है आपको सरकार का चुनावी टाइम चल रहा है, सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी किसी की तनख्वाह बढ़ रही, किसी कुछ, और आपको केवल दिन भर 4-5 से 6 घंटे काम करते 200 रुपए में हो जाता है। आपको लगता है कि 200 रुपए अच्छी दिहाड़ी है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। 200 रुपए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं हो पाता 200 रुपए। कहाँ से अभी पत्थर कहाँ से ला रहे थे आप? उधर से ले आ रहे हैं हम तो, 1-1.5 किलोमीटर दूर है। दिन भर लगातार यही काम कर रहे फिलहाल? तो कितनी होनी चाहिए लगभग? 500 रुपए तो होनी चाहिए हमारी दिहाड़ी। 500 होनी चाहिए ना? बिल्कुल, तभी वोट देंगे। तभी आप कह रहे थे अभी वोट नहीं देंगे हमारे मजदूरी। हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, समझ सकते हैं आप। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मनरेगा के तहत जो दिहाड़ी है बहुत ही कम है, 200 रुपये, क्योंकि 500 रुपये एक न्यूनतम जो मजदूरी है वो मानी जाती है, और 200 रुपये बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता 200 में, क्योंकि महंगाई बहुत है। और कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए कि जो मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं उनका कहीं ना कहीं जो मजदूरी है वो बढ़ानी चाहिए, और लगभग 500 रुपये होनी चाहिए। और इसी को लेकर जो ये महिलाएं थी यहाँ पर जो काम कर रही मनरेगा के तहत, उनकी यही मांग थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है। नमस्कार, पहाड़ टीवी के लिए मैं संदीप भट्ट। विकासनगर उपजिलाधिकारी विनोद कुमार को मिल रही अवैध खनन की शिकायतों के चलते आज पुल नंबर 1 नवाबगढ़ में संचालित खनन पट्टे पर औचक छापामार कार्रवाई की गई, जिससे खनन माफियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसडीएम और स्थानीय पुलिस टीम को देख अवैध खनन में लगे वाहन हिमाचल प्रदेश की सीमा में भाग खड़े हुए, जिनकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। वहीं इस दौरान एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्षेत्र से भी इसी तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसी के क्रम में कुछ गाड़ियों का भी गाड़ियां को जब्त की गई है, और उसके साथ साथ एक पट्टे की पैमाइश की गई है कि कितना माल इनके पट्टे पे था और कितना अभी तक इनने रॉयल्टी काटी है, उसका मिलान करके आगे की रिपोर्ट देगी। तो कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं? अभी हमने 3 गाड़ियाँ जो जब्त करके अभी तहसील में खड़ी है, और कुछ गाड़ियाँ जो इधर उधर हैं उनको पुलिस को बता दिया है कि वो बिना रबन्ने के और बिना उसके कोई न जाए, और जो अवैध वो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लगातार देखने वाला था कि सीमांकन से बाहर खनन होता रहता है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर फिर जो कार्रवाई होती है फिर भी लोग बात नहीं होते। नहीं, अभी हमने जो कार्रवाई की थी बीच में, जिन जगहों पे अवैध खनन पाया गया था उसकी जब्ती भी की गई थी, और गाड़ियों को भी हमने बंद किया था। उसके साथ साथ ये जो अभी ये क्षेत्र है, इस जहाँ पे अभी खनन किया जा रहा है, उसमें क्षेत्र के बाहर खनन नहीं किया जा रहा है, मतलब पट्टे के अंदर जो खनन किया जा रहा है, पोर्टल में जो एंट्रियाँ हैं उसका मिलान किया जा रहा है। तो उससे क्लियर हो पाएगी स्थिति की कौन आदमी अंदर कर रहा था, कौन बाहर कर रहा है। कुछ गाड़ियाँ जो बाहर गई हैं उनको लेकर नहीं, उनके लिए जो पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जो भी गाड़ी बाहर गई है ट्रेस किया जाए, और जो गलत उसमें पाई जाती है
पचमढ़ी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर की अगुवाई में आज विकासनगर बाजार में मशाल जुलूस निकाला गया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर निकाले गए मशाल जुलूस में दर्जनों पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर मशाल जुलूस के दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा राज में आज हर वर्ग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, जिसका परिणाम भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साथ ही कहा कि भाजपा ने डबल इंजन के नाम पर प्रदेश की जनता को केवल गुमराह किया है। सरकार महंगाई को रोकने में और बेरोजगारी को रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और आज विकासनगर में मछुआरों जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को संदेश देने का काम किया है। 2017 में जो महंगाई कम करने का वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया था और बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का वादा जो सरकार ने किया था, सरकार उस पर पूरी तरीके से विफल साबित हुई। इसलिए आज ये मशाल जुलूस जो है निकाला गया। पूरे प्रदेश में निकाला जा रहा है, कहाँ निकाला जा रहा है? देखिए, ये हर जगह निकाला जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए। ये जो शुरुआत आज विकासनगर से हुई है, ये पूरे प्रदेश में चलेगी। पूर्व युवा मोर्चा उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा ने सुशील तिवारी अस्पताल का दौरा किया। हल्द्वानी भाजपा के युवा नेता पूर्व प्रदेश मंत्री शंकर सिंह कोरंगा ने सोमवार को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। सबसे पहले सुशीला तिवारी के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की और दूर दराज से आए हुए मरीजों का हालचाल जाना। कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम कस्तूर मिश्रा से शिष्टाचार भेंट कर 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा कि बच्चों की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है, नुमाइश अगर देर रात्रि तक चलेगी तो बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगा। नुमाइश में आए दुकान स्वामियों का अभी तक सत्यापन नहीं किया गया है, जबकि पूर्व नुमाइश के दौरान चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ गई थी। कोविड की तरह तीसरी लहर की आशंका पहले ही विशेषज्ञ जता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नुमाइश में आए लोगों का कोविड टेस्ट किए बिना ही नुमाइश शुरू की जा रही है, जिससे कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं एसडीएम कस्तूर मिश्रा ने उचित कार्रवाई की बात कही। स्थानीय प्रशासन एसडीएम साहब और कोतवाल साहब को हमारा ये कहना है कि कोविड-19 चल रहा है और एक मोहल्ले में नुमाइश की अनुमति देकर बच्चों के पेपर बोर्ड की परीक्षाओं का समय आ रहा है और निश्चित रूप से मोहल्ले के लोगों में अशांति और चोरी की आशंकाएं बढ़ जाती है। ये सारे मोहल्ले के नौजवान हैं और हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर नुमाइश लगे। अगर प्रशासन वहाँ पर नुमाइश लगाता है तो हम निश्चित रूप से जो नुमाइश जहाँ पर लग रही है, जहाँ पर मेला लग रहा है, उसके आगे ये सारे नौजवानों का कहना है ये दरी बिछाकर बैठेंगे और मैं स्वयं भी इनके साथ बैठूंगा। आज हमने प्रशासन को कहा है, एसडीएम साहब ने कहा कि मैं दिखवा लेता हूँ, अगर इसको नहीं हटाते हैं तो हम आंदोलन छेड़ेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है निजी भूमि में व्यावसायिक वो बाजार चलाने के लिए कुछ दिनों के लिए जैसे अनुमति होती है, झूले इत्यादि। उस संदर्भ में कुछ लोगों का कहना है कि कोविड-19 को लेके और जो ध्वनि प्रदूषण इत्यादि के विषय है उसको लेके ऑब्जेक्शन किया गया है। इस संदर्भ में जांच करवा ली जाएगी, जो भी होगा कोविड-19 के नियमानुसार ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही साउंड सिस्टम या ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उनके अनुपालन के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए ममता हालदार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आने वाले 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हालदार लगातार डोर टू डोर प्रचार करते हुए राहुल गांधी की रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से देहरादून जाने की अपील कर रही हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी भी 16 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। आने वाले 16 दिसंबर को हमारे नेता राहुल गांधी जी देवभूमि उत्तराखंड में आ रहे हैं। वीरों को सम्मान करने के लिए सम्मान रैली के रूप में ये होने जा रहे हैं और मैं इसको लेके पूरे गांव-गांव में जनसंपर्क कर रही हूँ और सभी को वहाँ पहुँचने के लिए आग्रह कर रही हूँ और यहाँ से बड़े उत्सुक है लोग राहुल गांधी के विचार को सुनने के लिए, पहुँचने के लिए। और 16 दिसंबर को दिनाजपुर से काफ़ी संख्या में लोग देहरादून पहुँच रहे हैं।
यूँ तो बड़े बड़े भूमाफिया, वन माफिया या नेता सहित पावरफुल व्यक्ति जहां चाहे वहां सरकारी जमीनों पर कब्जा कर देते हैं और प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के ढापखाल के सिनाला गांव के 2 दिव्यांग लोगों की है, जो हाथ पांव दोनों से दिव्यांग हैं। इन दोनों भाइयों के ऊपर 9 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभा रहे थे, लेकिन प्रशासन के आकड़ू रवैया के कारण आज दोनों दिव्यांगों को अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2016 में इन दोनों ने अपने जीवन यापन के लिए गांव की राजस्व भूमि पर एक मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया था, जो कि लगभग 1.5 साल चला। इनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी ने इनकी रिपोर्ट तहसील में कर दी और उपजिलाधिकारी लैंसडाउन की तरफ बिना देखे भाले इनके स्वरोजगार पर ताला जोड़ दिया गया। यदि इन दोनों के पास भी धन धान्य व पावर पहुंच या सिफारिश होती तो इनके स्वरोजगार पर ताला ना पड़ा होता। आज दोनों भाई अपने परिवार को पालने के लिए मुश्किल भरी मेहनत से 2-4 हो रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक भाई पाँव और दूसरा भाई हाथ से दिव्यांग है। मैं ग्राम सभा सिनाला का निवासी हूँ और मेरे द्वारा ये मुर्गी फार्म बनाया गया था, जो कि अब प्रशासन द्वारा इसको सील किया गया है कि आपने अवैध कब्जा कर रखा है। जो कि मैंने ये ग्राम सभा की भूमि है और गांव से काफ़ी दूर बना रखा है और मैंने पूरी ग्राम सभा से अनुमति भी ली थी कि मैं यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए ये मुर्गी बाड़ा बना रहा हूँ, और उस टाइम किसी ने आपत्ति नहीं की थी। और बनने के बाद इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई और प्रशासन द्वारा मेरे मकान को सील किया गया है, मेरे मुर्गी फार्म को। और मेरे प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे रोज़गार के लिए हमारे फार्म को दोबारा खोलने की कृपा करें और हमें रोज़गार के लिए रोज़गार दें। हम क्या बोलते हैं, हम दोनों भाई विकलांग हैं और हमने अपने स्वरोजगार के लिए वो खोल रखा था, मुर्गी बाड़ा बना रखा था। तो उसमें जो कि किसी गांव वालों ने इस पे अर्जी डाल दी कि इन्होंने वो कर रखा है कि अपने स्वरोजगार के लिए बना रखा था हमने कि हमारे पास कोई आमदनी कुछ वो नहीं है। बड़ी मुश्किल हमने अपनी मेहनत से थोड़ा पैसा लगा के हमने मुर्गी बाड़ा बना रखा था आपने और प्रशासन द्वारा इसको सील कर दिया गया है। कितने टाइम पहले किया इसको? 1 साल से ऊपर हो गए। 1 साल से ऊपर? हाँ जी। कितने परिवार में कितने लोग हैं आप? हमारे 9 जने हैं। 9 जने? हाँ। और 9 जनों का जो भी मतलब है खाना खर्चा होता है वो कहाँ से? यही था हमारी एकमात्र सहारा यही था, अपने स्वरोजगार के लिए अपने परिवार के भरण पोषण ये कर रखा था हमने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड में 16 दिसंबर को देहरादून में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता लगातार बैठक कर राहुल गांधी के देहरादून में होने वाली चुनावी जनसभा को सफल बनाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। युवा कांग्रेस नेता मोहित उनियाल और महिला कांग्रेस नेत्री हेमा पुरोहित ने बताया कि देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की होने वाली रैली कांग्रेस में जोश भरने का काम करेगी, साथ ही भाजपा के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी यह शंखनाद होगा। तारीख को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी देहरादून पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। देहरादून में कई दिनों से बैठकों का दौर जारी है और गांव-गांव में जाकर कार्यकर्ताओं से हम लोग मिलने का काम कर रहे हैं। डोईवाला क्षेत्र में भी एक गांव में जाकर कार्यकर्ताओं से हम लोग मिल रहे हैं और भारी संख्या में डोईवाला क्षेत्र से कई हज़ारों की संख्या में लोग देहरादून पहुँचेंगे और पूरे उत्तराखंड से सभी लोग देहरादून पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। 16 तारीख को कल ही आपने देखा होगा कि जयपुर में जो रैली हुई, राहुल जी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचे और जो राहुल जी ने बात कही उसका समर्थन सारी पब्लिक ने किया। और उत्तराखंड में भी हम समझते हैं कि जो राहुल जी का ये 16 तारीख की जो रैली होगी, ये आगाज़ होगा 2022 के चुनाव का। हमारे माननीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड में पधार रहे हैं। सभी कांग्रेस जन में उत्साह है और आम जन में भी उत्साह है। सब एक परिवर्तन चाहते हैं। इसको लेके विभिन्न प्रकोष्ठों में बैठकें हो रही हैं और महिलाओं में, खासकर युवाओं में बहुत उत्साह है। वो अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए 16 तारीख को एक बड़े जन सैलाब के साथ 16 तारीख को परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे और अपने प्रिय नेता को सुनेंगे। बहुत ही उत्साह है, मैं कहूँगी कांग्रेस चुनाव से पहले ये रैली आपको लगता है चुनाव में फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है वो भी है और बीजेपी से त्रस्त हैं लोग। बीजेपी के जो लगातार लोक लुभावने जो वायदे हैं वो लगातार झूठे साबित हो रहे हैं। उसको लेके भी जनता में आक्रोश है और एक अच्छा जन सैलाब राहुल गांधी जी के लिए आएगा और निश्चित तौर से उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस आएगी।
उत्तरकाशी जनपद में चिनालीसौड़ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सूरी में 38 छात्र संख्या में से एक अध्यापक है। एकल अध्यापक होने से अध्यापक विभागीय डाक या कागजी कार्रवाई पर ही उलझ कर रह जाता है, जिससे नौनिहालों के पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और संतोषजनक पठन पाठन होना संभव नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शोभन दास का कहना है कि अन्य कई प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या दहाई में है, लेकिन स्टाफ पूरा है। वहीं हमारे विद्यालय में छात्र संख्या काफी होने पर भी शिक्षा विभाग यहाँ की अनदेखी कर रहा है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले नौनिहालों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग जल्दी विद्यालय में अन्य अध्यापक की व्यवस्था तत्काल नहीं करता तो मुझे अन्य अभिभावकों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग के कार्यालय में भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उत्तरकाशी जनपद के चिनालीसौड़ प्रखंड में अपनी विभिन्न 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका परिषद चिनालीसौड़ की जनता ने सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी के नेतृत्व में जन आक्रोश धरना प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय का घेराव किया। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका परिषद चिनालीसौड़ की जनता को सालों से अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तरकाशी प्रशासन को कई बार लिखित में अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। तहसील कार्यालय का घेराव करने पर उत्तरकाशी प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम डुंडा मीनाक्षी पटवाल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कर 2 दिनों के भीतर सभी समस्याओं का निस्तारण करने को कहा। खानपुर लक्सर रोड की रोड पर ट्रक से ट्रैक्टर के टक्कर में 25 फीट सोलानी पुल से नीचे गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई और 2 गंभीर हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल भिजवाया है। रोड की सिविल लाइन कोतवाली के नगला इमरती गांव निवासी जितेंद्रपुर जगपाल ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंटों की बुराई करता है। आज सुबह उसने क्षेत्र के भट्टे से ईंटें लादी थी और उन्हें लेकर लक्सर की तरफ जा रहा था। उसके ट्रैक्टर पर मजदूर के तौर पर गाँव के ऋतिक पुत्र मुकेश, हिमांशु पुत्र धीर सिंह और चांद पुत्र बाबूराम भी सवार थे। कोतवाल बिस्ट का कहना है कि दुर्घटना के जिम्मेदार ट्रक और उसके चालक को मखियाली गांव के पास हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 4 लोग बैठे हुए थे, नंगला इमरती की तरफ से लक्सा की तरफ जा रहे थे, तो एक ट्रक ने इनको हिट किया तो ये पुल सोनैली पुल से नीचे गिर गए थे। इसमें 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसमें एक बॉडी नीचे दब गई थी, तो उनको बाहर निकाल दिया गया है और दोनों को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।